ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम थर्ड पार्ट, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि द फैक्टर विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में या सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने बात करी थी क्या, एंजाइम्स की स्ट्रक्चर की, एंजाइम्स के टाइप्स की। अब उसके आगे आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एंजाइम जो होता है उसका फंक्शनिंग का मोड किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, किस तरीके से एंजाइम काम करता है। अब देखिएगा, एंजाइम की फंक्शनिंग के रिस्पेक्ट में दो थ्योरीज आई थी, साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो किसने दिया था, फिशर ने। कब दी थी, 1894 में। ठीक है, जिसके बाद में आफ्टर 65 इयर्स इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो थी वो आई थी, जो किसने दी थी, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, कोशलैंड ने। कब, 1959 में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना, कोशलैंड ने। कौन सी दी थी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अभी तक प्रेजेंटली जिस थ्योरी को हम मानते हैं कि किस तरीके से एंजाइम फंक्शन करता है, वो कौन सी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लेकिन ये भी पढ़नी जरूरी है, कौन सी, लॉक एंड की थ्योरी। ठीक, तो देखिए क्या बोल रही है दोनों में। मैं आपको पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में जल्दी से आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। देखिएगा, देखिए लॉक एंड की थ्योरी जो है उसमें कंसेप्ट जो था वो बिल्कुल किसके जैसा है कि जिस तरीके से की में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो होता है, वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर लॉक से जाकर ही खुलता है। वो की लॉक में फिट होती है और फिट होने के बाद उसको खोल देती है, लॉक खुल गया है। ठीक है, अब बात आ रहा है कि कोई की किसी और लॉक को खोल सकती है क्या, नहीं। एक स्पेसिफिक लॉक को ही खोलेगी। उसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम में जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ध्यान से सुनिएगा वर्ड क्या बोला मैंने, एक एंजाइम में जो ज्योमेट्रिकल शेप मिल रही है किसकी, एक्टिव साइट्स की। ठीक है, उसी के जैसी ज्योमेट्रिकल शेप किसकी होगी, आपकी सबस्ट्रेट की, ताकि दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। जिस तरीके से की किसके अंदर फिट होती है, लॉक में, उसी तरीके से सबस्ट्रेट किसके अंदर फिट हो रहा है, या एंजाइम फिट हो रहा है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, अब दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, व्हिच इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ये जो एक्टिव साइट्स होंगी एंजाइम की, यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी होंगी। फाइनली ये जो सबस्ट्रेट है ये बदल जाएगा किसमें, आपके एंड प्रोडक्ट में। अब वो प्रोडक्ट जो हैं वो इस एंजाइम के अंदर फिट नहीं हो पाएंगे, तो वो प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये थी हमारी कौन सी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, बहुत सिंपल सी थी। अब देखिएगा, इस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज लेकर हम कौन सी थ्योरी लेकर आए हैं, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, और वो ये कि देखिए यहां पर हमने बोला कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो शेप थी वो रिजिड थी, वो चेंजेबल नहीं थी। जैसी ये शेप है वैसी ही शेप किसकी होनी चाहिए, एंजाइम की, ताकि ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए, फिट। ठीक है, लेकिन यहां पर इस थ्योरी का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। यानी एक ऐसी थ्योरी जिसमें सबस्ट्रेट जब किसमें आएगा, एंजाइम में आएगा। ठीक है, तो हो सकता है एंजाइम की शेप किसके जैसी ना हो, सबस्ट्रेट के जैसी ना हो। तो जैसे ही इसके अंदर आएगा एंजाइम में, तो एंजाइम को इंड्यूस्ड करेगा अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए, ताकि सबस्ट्रेट किसके अंदर फिट हो जाए, एंजाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का मीनिंग समझ में आया होगा क्या, कि एक ऐसी थ्योरी जो किसने दी, कोशलैंड ने, जो ये बोल रहे कि एंजाइम इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है, इट इज फ्लेक्सिबल, इट मे गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम को इंड्यूस्ड करेगा अपने जैसी शेप लाने की, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, चेंज होते ही फिट हो जाएगा कौन, सबस्ट्रेट किसमें, एंजाइम में। अब कैटालिटिक एक्टिविटी होएगी, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और एंजाइम उस पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में कौन था, आपका सबस्ट्रेट था। So this is induced fit theory and this is lock and key hypothesis, जिसको हम मानते हैं that is induced fit theory. So next जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा important part है हमारे enzymes का, which improve our concept regarding to the enzymes. देखिएगा, enzymes को हमने 4 categories में और divide किया है। First is called endoenzyme. अब देखिए नाम में क्या आ रहा है, endo means inside और outside।
एक्सो मीन्स इनसाइड और आउटसाइड, नाम से पता लग रहा है, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करेंगे दे आर कॉल्ड एंडो एंजाइम, और वो एंजाइम जो सेल से बाहर आकर फंक्शन करेंगे दे आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ गया? अब सोच के मुझे बताएं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि ये हमारे 11th क्लास में ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में या हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है, वहां पर आएगा। आप में से कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा रेस्पिरेशन में क्या बनता है। हम बोलेंगे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को मेजरली हम तोड़ते हैं और क्या बनती है हमारी एटीपी, ठीक है। अब सोचिए रेस्पिरेशन हमारे अंदर कहां पर होता है, तो याद रखना रेस्पिरेशन यानी हम ग्लूकोज को कहां पर तोड़ रहे हैं, सेल के अंदर, ठीक। अब जरा सोचिए रेस्पिरेशन जब होएगा, तो जस्ट मैं आपको कुछ कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। रेस्पिरेशन जब होता है, ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन कहां पर होता है, सेल के अंदर, जहां पर कहीं ना कहीं ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या बनती है एटीपी। ये हमारी सेल के अंदर कहां होता है, तो ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में सेल, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रखना क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या, क्रेब साइकिल, ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। द लास्ट इज कॉल्ड ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर होता है, इनर मेम्ब्रेन में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं जो लास्ट की जो 3 स्टेप है, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब साइकिल एंड ईटीएस, ये तीनों कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फर्स्ट जो थी ग्लाइकोलाइसिस, ये कहां पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इससे क्या पता लग रहा है, हमारा रेस्पिरेशन एक सेल के अंदर कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइटोप्लाज्म में भी रेस्पिरेशन के लिए क्या होंगे, एंजाइम होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पिरेशन के लिए क्या होंगे, एंजाइम होंगे। यानी ये सारे के सारे एंजाइम एक सेल के अंदर काम कर रहे हैं। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। तो मैंने एग्जांपल में क्या लिखा, क्या, द एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एंडो एंजाइम। क्लियर है? सेकंड, एक्सो एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो सेल से बाहर आकर काम करेंगे। अब आप मुझे बताएं, हमारी सलाइवा में एंजाइम होते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर फूड जब जाता है तो उसका जब डाइजेशन होता है तो उसके लिए जूसेस रिलीज्ड होते हैं, ठीक है, जैसे सलाइवरी जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, आपका इंटेस्टाइनल जूस हो गया। इन जूसेस को कहाँ रिलीज किया जा रहा है, बॉडी के अंदर, गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अब जरा सोचिए, एलिमेंट्री कैनाल या गट क्या है, खाली जगह है, उसके अंदर ये जूस निकाले जा रहे हैं, और इन जूसेस में क्या है, एंजाइम है। तो जरा सोचिए ये एंजाइम कहां से आ रहे हैं, सेल ने बनाए, और सेल ने इन एंजाइम्स को रिलीज किया किसके अंदर, ए vacant area, a empty space called alimentary canal. It means these enzymes functions outside the cell. Such enzymes are called exoenzyme. तो मैंने यहाँ पर बोला क्या, गैस्ट्रिक एंजाइम जो हमारे स्टमक में रिलीज हो रहे हैं, सलाइवरी एंजाइम जो हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज हो रहे हैं, इसी तरीके से पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम which released in the duodenum of the small intestine. So these enzymes are exoenzymes. Simple था. Next, third is प्रोएंजाइम, ठीक है। अब प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो एंजाइम का मतलब क्या होगा, एक ऐसे एंजाइम जो प्रिमिटिव फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी इनएक्टिव फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी हम इनको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रोएंजाइम। तो याद रखना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 एंजाइम मिल रहे हैं विच आर इनएक्टिव। कौन कौन से, एक है कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। सिमिलरली हमारे गैस्ट्रिक जूस में, किसमें, गैस्ट्रिक जूस में, यानी स्टमक में जो रिलीज हो रहा है, उसमें भी एक इनएक्टिव एंजाइम मिल रहा है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। सो पेप्सिनोजन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, ट्रिप्सिनोजन इज फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों एंजाइम जो हैं, दीज आर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रोएंजाइम, ठीक है। लास्ट, आइसोएंजाइम। बेटा जी आइसोएंजाइम में आइसो वर्ड किस चीज को बताता है, कोई आइसोमर को बताती होगा। तो हमने सिंपली बोला ऐसे एंजाइम जिनका फंक्शन सेम है
लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जो होगी या स्ट्रक्चर जो होगी उसमें लिटिल बिट क्या होएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होएगा, ठीक है। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसो एंजाइम। जैसे अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है, अमाइलेज का मतलब क्या है, ऐसे एंजाइम जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है जिसकी 16 फॉर्म्स मिल रही हैं। ये 16 की 16 फॉर्म स्टार्च को तोड़ सकती हैं, यानी फंक्शन सबका क्या है, सेम, लेकिन ये जो 16 फॉर्म्स मिल रही हैं इनका जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होएगा उसमें थोड़ा बहुत उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसो एंजाइम। तो मेरे ख्याल से आपको ये 4 तरीके के एंजाइम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। मीनिंग कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, काम नहीं करने देते हैं, किसको, एंजाइम को। Such chemicals are called inhibitors and this phenomena is called inhibition. सिंपल था, बेसिक था। अब देखिएगा ये इनहिबिटरी सब्सटेंस जो होता है ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिएगा एंजाइम का इनहिबिशन 2 तरीके से होता है। वन इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहले हम किसकी बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। देखिए क्या है, कुछ ऐसे केमिकल, समझना, कुछ ऐसे केमिकल जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगी किसके जैसी, सबस्ट्रेट के जैसी, ठीक है। अब वो केमिकल कंपीट करेंगे, अगर उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई किससे, सबस्ट्रेट से, तो वो कंपीट करेंगे किसके साथ, सबस्ट्रेट्स के साथ। क्या, जल्दी से जाकर जुड़ जाएंगे किससे, एंजाइम से। भाई एंजाइम को थोड़ी ना पता लग रहा है, एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट में जो फिट हो जाएगा वो उसके लिए क्या है, सबस्ट्रेट। अब हमने बोला कि एक सबस्ट्रेट था जो फिट होने वाला था किसमें, एंजाइम में, लेकिन इस सबस्ट्रेट के जैसा एक केमिकल मिल गया बिल्कुल जो फिट हो जाएगा किसकी, एक्टिव साइट में, एंजाइम की, और वहां जाकर वो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, एंजाइम उस सबस्ट्रेट से ना जुड़कर उसके हूबहू उसके जैसा एक केमिकल से जुड़ गया, तो जरा सोचिए क्या ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा, नहीं होएगा ना। सच कंपटीशन जो हो रहा है, इस तरीके के कंपटीशन में सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में नहीं बदल पाना क्या कहलाएगा, एंजाइम का इनहिबिशन कहलाएगा। कैसा इनहिबिशन होएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होएगा। मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। जैसे एग्जांपल देखिएगा, देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है, ठीक है, जो बेटा जी बदलता है किसको, सक्सिनिक एसिड को, यानी सक्सिनेट को, किसमें, फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट में, ठीक है। अब सक्सिनिक एसिड के जैसा एक और कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है मैलोनिक एसिड। कॉन्फ़िगरेशन इसकी किसके जैसी है, सक्सिनिक एसिड की। अब अगर मैलोनिक एसिड की कंसंट्रेशन सक्सिनिक एसिड से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो ये मैलोनिक एसिड कॉम्पीट करेगा किसके साथ, सक्सिनिक एसिड के साथ, और सक्सिनिक एसिड को जुड़ने नहीं देगा किससे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस से, और बल्कि खुद जाकर जुड़ जाएगा किससे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस से। इट मीन सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस किसके ऊपर काम नहीं करेगा, सक्सिनिक एसिड पे काम नहीं करेगा, और क्या नहीं बदल पाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। ये इनहिबिशन क्या कहलाएगा आपका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द सेकंड इज इनहिबिशन इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले जरा एक वर्ड ध्यान से सुनना, एलोस्टेरिक साइट्स। व्हाट आर एलोस्टेरिक साइट्स? देखिए हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं जो एक पॉकेट्स थे जिनके अंदर जाकर कॉन्फिक्स हो रहा था सबस्ट्रेट, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि एलोस्टेरिक साइट्स भी क्या है, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें सबस्ट्रेट फिक्स नहीं होता, ठीक है। यानी अदर देन एक्टिव साइट्स in which substrate does not fix are called allosteric sites। वो साइट जो एक्टिव साइट नहीं है, जिनमें जाकर सबस्ट्रेट फिक्स नहीं होगा, उनको हमने क्या नाम दिया, एलोस्टेरिक साइट्स। तो ये क्या काम करेंगे एलोस्टेरिक साइट, आइएगा देखिएगा। नाम से पता लग रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी एक ऐसा इनहिबिशन जिसमें एक केमिकल कंपीट नहीं करेगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। जब वो कंपीट ही नहीं करेगा तो कहां जाकर जुड़ेगा और एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे इनहिबिट करेगा, आपको आ गया होगा समझ में क्या, कि ऐसे केमिकल जो एंजाइम के पास जाएंगे और उसकी एक्टिव साइट से ना जुड़कर उसकी कौन सी साइट से जुड़ जाएंगे, एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाएंगे और उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देंगे। सच इनहिबिशन इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ में आ गया, एग्जांपल सुनिए।
देखिए आपने सुना होगा क्या, साइनाइड अगर खा लेते हैं तो व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, आखिर होता क्या है साइनाइड में, ध्यान से सुनना है। साइनाइड एक केमिकल है, ठीक है, जो जाकर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। समझने से पहले, साइनाइड समझने से पहले समझिए क्या, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया हमारे रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में एक स्टेप होती है, बाकी 3 स्टेप कहां पर होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम है, कौन सा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन है बेटा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो वर्क करता है सबस्ट्रेट पे, और सबस्ट्रेट कौन सा होता है, साइटोक्रोम सी। इस पे साइटोक्रोम सी एक सबस्ट्रेट है जिस पर फंक्शन करता है कौन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो एक्टिव साइट होंगी उनमें जाकर कौन फिक्स हो रहा होगा, साइटोक्रोम सी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या ले लिया, साइनाइड ले लिया। अब साइनाइड की स्ट्रक्चर इसके जैसी बिल्कुल नहीं, यानी ये साइनाइड इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं रखेगा, लेकिन ये साइनाइड जाकर जुड़ गया किससे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की कौन सी साइट पे, एलोस्टेरिक साइट पे जाकर जुड़ गया, और उसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, जिससे ये काम नहीं करेगा। तो सोचिए ये काम नहीं करेगा तो जो रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स हैं वो फर्दर पूरी नहीं होंगी, रेस्पिरेशन की स्टेप्स पूरी नहीं होंगी तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होएगा, और विदाउट एटीपी सेल मर जाएगी, और सेल मरती जाएंगी तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी साइनाइड जो है उसके कारण एक एनिमल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इनहिबिशन हमारा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ है, कौन सा टॉपिक, पूरा हमारा एंजाइम। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे से पूछिएगा, और जो ये आपका टॉपिक जो है ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके देन, बाय।